हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आई शैल कंटिन्यू। हाँ जी, सो न्यूक्लियर एक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। सो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने जब स्टडी किया है कि हमारे पास या तो स्कैटरिंग हो सकती है या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है। दोनों केसेस में हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास एक रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की बात होगी, वेदर इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर स्कैटरिंग फिनोमेना और योर रिएक्शन फिनोमेना। उसके बारे में हमने बात की थी कि अगर आप स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो स्कैटरिंग को हम सिंपल पोटेंशियल के साथ, न्यूक्लियर पोटेंशियल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन के लिए हमें पोटेंशियल को मॉडिफाई करना पड़ता है और उसमें हम वी प्लस आयोटा डब्ल्यू के रिगार्डिंग हम कम्प्लेक्स पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो सिंपल पोटेंशियल की फॉर्म तो हमें पता है, हम ले सके सिंपल टू सिंपल अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास एक पोटेंशियल आता है, दैट इज केवल पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, वुड सेक्शन पोटेंशियल, या फिर युकावा पोटेंशियल भी होता है। तो काफी सारी तरह के पोटेंशियल अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स जो पोटेंशियल है उसको हमने स्टडी किया था थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद कोहन की बुक है बेटा, हम कोहन की बुक से स्टडी कर रहे हैं। सो हमारे पास ये टारगेट जो कल हमने थोड़ा सा पोर्शन कंसिडर किया था उसके थोड़ा सा सर्विस स्क्रैच कर लेते हैं। तो स्टेटस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस इन एग्जांपल, तो हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है वो ऐसा ही होता है। आपके पास जो लोअर ऑर्बिटल्स होती है, वेदर इट इज एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, तो आपके पास सारी की सारी ऑर्बिटल फील्ड होती है जिसको हम कोर बोलते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है जैसे आर इज टू 5 है, जो वैलेंस न्यूक्लियस शुरू हो जाते हैं। उसमें आपके पास वैलेंस न्यूक्लियर की वजह से जो सरफेस है वो सारे के सारे हाई हाई मोमेंटम स्टेट्स होती है, जिसमें जैसे आपके पास ए हो गया, एस हो गया, पी, डी, और उसके बाद आपके पास सपोज करिए जहाँ पे एफ ऑर्बिटल आ गया, तो एफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एल की वैल्यू होगी दैट विल बी लार्जर एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। तो आपके पास लार्जर एल ऑर्बिटल होगी एट दी सरफेस, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो रिएक्शन होगी, कॉरस्पॉन्ड जो रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आएगा, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू दोज एल वैल्यूज। तो जो रिएक्शन होती है that is mostly corresponding to your surface nucleus rather than your valence core nucleus, because उसमें आपके पास अगर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, जैसे हम आज भी देखेंगे, तो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जो होगा वो सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड रिएक्शन जो होगी वो मोस्टली पिकअप टाइप होगी, जितना ज्यादा हाई एनर्जी रिएक्शन होगी। तो जितना ज्यादा लो एनर्जी रिएक्शन होगा वो आपके लोअर ऑर्बिटल के साथ भी इंटरेक्ट करने की बात करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सिर्फ जो सरफेस के साथ ज्यादा डिटेल्ड इंटरेक्शन होती है एज कम्पेयर टू लोअर ऑर्बिटल्स, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स पोटेंशियल है उसकी फॉर्म जो आएगी, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू दोज ऑर्बिटल्स, वेदर इट विल बी एल इज इक्वल टू 1 2 3 और सो ऑन। ठीक है जी, तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारे पास रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कैसा आता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई इनटू लैम्डा क्रॉस स्क्वायर हो सकती है बेटा। एंड लैम्डा क्रॉस जो है उसके रिगार्डिंग हमने बात की थी कि हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है उसका रेडियस अगर हम मान के चलते हैं दैट इज आर नॉट, तो जो लैम्डा क्रॉस है वो रेडियस इसको मान के चलेंगे कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है उसका रेडियस है, तो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन दैट विल बी पाई इनटू आर स्क्वायर के रिगार्डिंग ही आएगा। डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जैसे मैक्सिमम अप्रोच जो जिसको हम बोलते हैं, जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की बात की हुई, दैट इज रिटन एज पाई इनटू आर नॉट प्लस लैम्डा बार टी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये वाला पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने बात की थी कि जैसे हमारे पास लाइट वेव नेचर में एग्जिस्ट करती है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास डिफ्रैक्शन फैक्टर एग्जिस्ट करता है, डिफ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा मिनिमा आते हैं। तो ऐसे ही जैसे जब आप प्रोजेक्टर को टारगेट की तरफ शूट करते हो तो वहां पे भी आपके पास क्या आता है, बिकॉज पार्टिकल कैन बिहेव बोथ बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो उस केस में भी अगर आप प्रोजेक्टर को टारगेट के ऊपर शूट करेंगे तो वहां पे भी आपके पास डिफ्रैक्शन इफेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि एक्चुअल में आपको देखने के लिए मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग टू ये यहाँ पे आर जो है तो आपका न्यूक्लियर रेडियस के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है। तो डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियर साइज आपके पास डिफ्रैक्शन इफेक्ट वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैक्सिमा मिनिमा जो बने हुए हैं वो आपके डिफ्रैक्शन की वजह से ही है। तो फाइनाइट साइज ऑफ द न्यूक्लियस, अगर आपका न्यूक्लियस का साइज चेंज करेगा तो उस केस में भी आपके पास जो पैटर्न है वो थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, उसको उसको भी यहाँ पे डैश लाइन के साथ दिखाया है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा शिफ्ट करेगा।
अगर न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है उसके रिगार्डिंग भी फर्क पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रॉन से इंट्रैक्शन करवा रहे हैं टारगेट के न्यूक्लियस की, तो उस केस में आपके पास कूलम फोर्स नहीं रहेगी। अगर आपके पास प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल आ गया, बिकॉज प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल्स, दे विल इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस इन द विद द न्यूक्लियर फोर्स एज वेल एज कूलम्बिक इंटरेक्शन। तो कूलम्बिक इंटरेक्शन की वजह से आपके पास जो रिजल्ट होंगे, जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होगा, वो हमेशा ही मॉडिफाई होगा एंड उसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड उसके रिगार्डिंग जो रेडियस होगा, रेडियस कौन सा होना चाहिए कि इम्पैक्ट हो जाए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है, इट हैज टू बी L+1/2 into लैम्डा क्रॉस के रिगार्डिंग हमने बात की थी कि एटलीस्ट जो रेडियस है उसके रिगार्डिंग तो होना ही चाहिए। तो आपके पास न्यूक्लियर विद आर वैल्यू बिटवीन L into लैम्डा क्रॉस एंड L plus लैम्डा क्रॉस हैज एन एंगुलर मोमेंटम L। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आएगा, इट शुड बी 2L+1 लैम्डा पाई इंटू लैम्डा क्रॉस के। तो इतना आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन का जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है वो इतने इसके बराबर तो एटलीस्ट होना चाहिए। सो उसके बाद हम आज बात करेंगे कि इमेजिनरी पोटेंशियल। तो उन्होंने सारी सारी मैथमेटिक्स दे रखी है कि मैं इमेजिनरी पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सो वी इंट्रोड्यूस द इमेजिनरी पोटेंशियल टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस ऑफ स्कैटरिंग एंड रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। सो दिस टर्न्स आउट टू बी एन एक्सीडिंगली इंटरेस्टिंग क्वांटिटी एंड वी शैल discuss it further in the all cases of interest here, we which is much W is much less than the real potential। तो यहाँ पे जो W है उसकी रेलेवेंस, उसकी जो वैल्यू होगी इट शुड बी मच लेसर एज कंपेयर टू जो रियल पोटेंशियल। सो वी कैन एक्सप्रेस जो आपके पास वेव वेक्टर है फ्रॉम इट्स डेफिनेशन नियर द बिगिनिंग। तो आपके 13.3 आर्टिकल है उसमें चेक कर सकते हैं, बिकॉज आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व भी कर रखी है। तो वहाँ पे आपके पास वेव वेक्टर जो होता है 2m/h² E - v के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने v की जगह v+a/w लिखा हुआ है, जिसके साथ आपके पास यहाँ पे वेव वेक्टर मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसको दो पोर्शन में तोड़ दिया गया है। इसमें से E - v बाहर निकाल लीजिए, तो W के नीचे E - v का फैक्टर ऐसा आ जाएगा, और उसको हमने बाहर निकालने के बाद 1 - आयोटा W बाई E - v को सेपरेट आउट कर लिया एंड E - v का फैक्टर सेपरेट आउट हो गया एंड रेज़ टू पावर 1/2 तो ऑटोमेटिकली है ही है। तो बाकी सारा पोर्शन E - v क्या हो गया बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E + v क्या, E - v क्या हो जाता है, ये काइनेटिक एनर्जी बचती है, उसके केस कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 mv² लिखा हुआ है एंड E - v यहाँ पे जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे 1/2 mv² लिखा हुआ है। तो हमारा जो कम्प्लेक्स पोटेंशियल है दैट इज W, इट शुड बी मच लेसर एज कम्पेयर टू रियल पोटेंशियल। इसलिए मैंने बायनॉमियल एक्सपेंशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। 1/2 यहाँ पे आपके साथ अयोटा के नीचे आ जाएगा, अयोटा के साथ आ जाएगा। तो अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो mv/h एंड माइनस अयोटा W/h इंटू न्यू के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बचेगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मीन फ्री पाथ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो मीन फ्री पाथ फॉर एन इंसिडेंट पार्टिकल टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बीम। तो फ्रॉम द बीम मतलब अगर आपने कोई रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करवानी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा प्रोजेक्टाइल, सो दैट it can create a reaction, it can occur there can be a reaction between the projectile and target। उसके corresponding हम mean free path को define कर सकते हैं। तो mean free path is the inverse of your wave vector। तो 1/k को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके corresponding आपके पास मीन फ्री पाथ आ जाता है। तो मीन फ्री पाथ को यहाँ पे f के साथ लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर कॉम्प्लेक्स पार्ट। आपके पास क्या आएगा, h×v डिवाइडेड इनटू w। तो यहाँ पे h×v डिवाइडेड बाय w आ जाएगा। ये हो गया आपका बेटा डिस्टेंस, ये आपकी होगी वेलोसिटी। यहाँ से आप मीन फ्री टाइम जो आपके रिलैक्सेशन टाइम है वो निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है जी। तो इसने काफी सारी मैथमेटिक्स कर रखी है। तो जो आपने अभी यहाँ पे निकाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, यहाँ पे चेक कीजिए, वेलोसिटी आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी जो टाइम टेकर, एवरी टाइम टेकर बिटवीन दी between the collision, that is delta tc is the mean path divided by the velocity, it can be calculated from the h cross divided by w। तो velocity यहाँ पे distance divided by velocity is equal to time, तो वहाँ से आपके पास h cross divided by w आ जाएगा, that will be average time between the collisions। तो collision के बीच में जितना टाइम होगा वह यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। सो जो W है, जब का पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली इंटरप्रेट करता है, जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है।
तो इट इज ए मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद विच कोलिजन्स अकर, जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे उतना ही कम टाइम ये लेगा। तो ये वाली पार्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास पार्ट प्रोजेक्टाइल या टारगेट है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर कोर, वो सारे का सारा पार्ट बेटा नीचे लिखा हुआ है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर इज इक्वल टू 1, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाई थी, आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 3। तो मोस्ट रिलीजन्स आर विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस विद आर इज इक्वल टू 4 एंड आर इज इक्वल टू 5, जो अपर सरफेस में लाई करते हैं रादर देन दी कोर। तो वहां पे न्यूक्लियर इंटरेक्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू विद द लोअर न्यूक्लियस। बट मोस्ट न्यूक्लियस इन दिस शेल्स हैव हायर एंगुलर मोमेंटम, तो इनके केस में एंगुलर मोमेंटम हायर होता है, जो हायर ऑर्बिटल होती है, आइदर इट इज ए डी ऑर्बिटल, इट इज एफ ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल, तो वहां पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा एंड उनका क्वांटम नंबर्स भी हायर रहेगी। ठीक है जी। So determination of the W obtained from the analysis of the elastic scattering experiment with scattering theory are shown in the figure 13, figure number 13 of 5. In view of this interpretation and similarity between the equations, we might at first expect the W to be, है हमारे पास रेलिवेंस का नहीं है बेटा, W की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, बिकॉज हमने रियल पोटेंशियल तो देखा है, इट इज ऑलमोस्ट 40 to 41 MeV के रिगार्डिंग रहता है। उसकी जो डेप्थ होती है, W की डेप्थ कितनी होगी वो हम डिसाइड कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स या डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा या पैरामीटर को फिट करके हम ये वाला पैरामीटर W पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इसकी 5 to 7 MeV, 5 से 7 MeV तक ज्यादा रहती है, ज्यादा नहीं होती, बिकॉज जो W है इट शुड बी फार फार लेस देन एज कम्पेयर टू रियल पोटेंशियल। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि रेजोनेंस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अभी हमने बात की है बेटा रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि आपके पास दो तरह के पोटेंशियल होंगे, एक कम्प्लेक्स पोटेंशियल होंगे, आपके पास एक रियल पोटेंशियल, एक कम्प्लेक्स पोटेंशियल। जो कम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा इट शुड बी फार फार लेस देन एज कम्पेयर टू रियल, सो W शुड बी फार फार लेस देन V, एंड उसकी रेंज 5 MeV से ज्यादा नहीं होगी मोस्टली। एंड रेजोनेंस की बात करेंगे, इसके बाद हम प्रोजेक्टर की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई, टारगेट के एनर्जी लेवल्स हो गए। अब हम बात कर सकते हैं जो आपका मेन टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन ए इंसिडेंट पार्टिकल एंटर्स ए न्यूक्लियस टू फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस होगा। तो मैंने कल ही बात की थी कि अगर आपके पास दो तरह की रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो आपकी डायरेक्ट रिएक्शन होगी उसमें प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट जो है बिल्कुल बहुत थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे के नजदीक आएंगे। देयर विल बी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल विल बी अवेलेबल प्रोजेक्टाइल विल बी अवेलेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड उस केस में हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻22 सेकंड। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस है, उसके केस में आपके पास क्या रहता है कि जो प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट है वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट्स में लाई करता है। मतलब इट इज ए कंपोजिट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट एंड इट विल लीड टू ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसके लेवल बिल्कुल डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू योर प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट, एंड उसकी जो एक्साइटेड स्टेट्स होंगी उसको हम देखेंगे वो कैसे बनती है, जो नीचे फिगर भी दे रखी है। एंड जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट में आता है, डिपेंडिंग ऑन दी एनर्जेटिक्स और इनकमिंग पार्टिकल भी उसकी एनर्जी कितनी है, आपका कंपाउंड न्यूक्लियस होगा वो कौन सी स्टेट में लाई करेगा उसी हिसाब से गवर्न होगा। सो जितनी हायर स्टेट में कंपाउंड न्यूक्लियस होगा उतना ही उसका डिके विड्थ होगा, मतलब वो कौन से प्रोडक्ट्स में डिके करेगा, वेदर या तो वो न्यूट्रॉन इमिट करेगा या प्रोटॉन इमिट करेगा या फिर अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा। तो उसके डिके चैनल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो न्यूट्रॉन इमिट करेगा, प्रोटॉन इमिट करेगा या अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा या फिर वो ब्रेक हो जाएगा, वो सारे के सारे फैक्टर क्या बनाते हैं, दीज आर दी फाइनाइट वेट्स ऑफ दी योर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। मतलब टोटल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन जो है उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन न्यूट्रॉन को मिलेगा, न्यूट्रॉन रिएक्शन को मिलेगा, कुछ ना कुछ पोर्शन प्रोटॉन की रिएक्शन को मिलेगा, कुछ ना कुछ पोर्शन होगा जिसमें अल्फा पार्टिकल बिट्स होंगे या कुछ पोर्शन होगा जिसमें ब्रेकअप होगा। ठीक है जी, उस सारे के सारे रिएक्शंस पॉसिबल होंगी, लेकिन सबका अपना प्रोपोर्शनलिटी होगा। किसी की प्रोपोर्शनलिटी 5% है प्रोबेबिलिटी, किसी की 10% है, किसी की 15% है। इसको हम न्यूक्लियर विड्थ बोलते हैं, जहाँ विड्थ ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी या इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है या इसकी टोटल में कितनी कंट्रीब्यूशन है।
सो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे लिखा हुआ है, since states with definite energies one might think a compound nucleus could be formed only if the incident particle had just the right energy to form one of those states। तो जैसे हमने आइंस्टाइन लेजर के बारे में देखा हुआ है कि लेजर में अगर आपके पास इंसिडेंट फोटोन जो है, अगर दोनों दो लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस बन दिया हुआ है दैट इज डेल्टा ऑफ ई, अगर इंसिडेंट पार्टिकल की या इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी उससे कम है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एनर्जी लेवल्स, तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, वो हायर स्टेट में नहीं जाएगा। सो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी या उससे ज्यादा होगी, तभी आप लोअर स्टेट में बैठे हुए एटम को हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा सकते हैं, जिसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। So you should have a particular, at least some sufficient amount of energy to excite an electron or atom from lower excited state to a higher excited state, जिसको हम resonance का नाम देते हैं। So your energy should be at least should be of the order of that energy level। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास एक रेजोनेंस होना चाहिए कि आपके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए, उतनी एनर्जी अवेलेबल करवाएंगे तभी वो न्यूक्लियर एक्शन या वो लेजर एक्शन पॉसिबल होगा। तो इसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट वहां पे दे रखे हैं। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एलाबोरेटेड डिस्कशन होगा। कंपाउंड न्यूक्लियस कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ द इंसिडेंट पार्टिकल हैड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म वन ऑफ दोज स्टेट्स। इफ दैट वर द केस, क्रॉस सेक्शन फॉर एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन वुड बिहेव लाइक दिस थिंग। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, अगर आपके पास एनर्जी लेवल फाइनाइट विड्थ फिक्स विड्थ के होंगे, अगर आपके पास सपोज करिए एस एंड पी ऑर्बिटल के बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई है, तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप प्रोवाइड कर देंगे प्रोजेक्टिल के थ्रू टारगेट को, तो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस में क्या होगा कि उस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, अगर वो डिके करेगा बैक टू द ग्राउंड स्टेट, उस केस में आपके पास जो गामा रेज निकलेंगी वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो लेवल है वो कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन वर्सेस एनर्जी आएगा उसका प्लॉट आपके पास स्ट्रेट लाइंस आएगी, मतलब इस एनर्जी का लेवल वहां पे प्रेजेंट है, इस एनर्जी का लेवल कंपाउंड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होना चाहिए, इस एनर्जी का प्रेजेंट होना चाहिए। जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस के वो वाले एक्साइटेड लेवल एग्जिस्ट करने चाहिए, या उस वो वाले एक्साइटेड स्टेट्स एक्साइट होनी चाहिए, पॉपुलेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लेजर एक्शन है वो डेफिनेट एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, उसमें जो विड्थ होती है वो कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड न्यूक्लियस है इसकी डिके विड्थ ज्यादा होती है, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा ई एंड डेल्टा टी जो है यहाँ पे दे रखा है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस। तो आप कभी भी डेल्टा ई एंड डेल्टा टी को साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी मेजर नहीं कर सकते। इट सेज दैट इफ अ स्टेट हैज ए फाइनाइट लाइफ टाइम, अगर आपकी स्टेट का लाइफ टाइम फाइनाइट है, मतलब एक गिवन लाइफ टाइम है आपकी स्टेट का, इट इज पॉसिबल टू नो इट्स एनर्जी विद एनी बेटर प्रिसीजन देन डेल्टा ई, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट इज एच क्रॉस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब अगर आपकी जो कंपाउंड न्यूक्लियस की स्टेट्स है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम एग्जिस्ट करता है, जैसे सपोज करिए ये वाली स्टेट है, इसका एक पर्टिकुलर नैनो सेकंड का लाइफ टाइम है, तो उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड रादर देन अ पर्टिकुलर स्पाइक। सो वहां पे आपको कभी भी स्पाइक से देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ही आएगा। अ स्टेट विद ए फाइनाइट लाइफ टाइम देयरफॉर हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा आएगा रादर देन स्पाइक्स। तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन का प्लॉट होगा विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, तो आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे सिमेट्री असिमेट्री वो लेटर स्टेज में हम डिस्कस करेंगे। इट में बी सिमेट्रिक और में बी असिमेट्रिक, आपके पास टेल्स भी एग्जिस्ट करती है कई जगह पे, तो वो लेटर स्टेज में बात करेंगे। फिलहाल की घड़ी अब हम जूम कर लेते हैं कि आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, आपके पास विड्थ भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, विड्थ लैम्डा को है इक्वल टू जो आपके पास लेवल की विड्थ होगी दैट विल बी एनर्जी विड्थ, इसको हम एनर्जी विड्थ बोलते हैं। तो लास्ट में देखा देयरफॉर इट हैज ए विड्थ दैट इज लैम्डा को इक्वल टू एच क्रॉस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आपके पास एनर्जी विड्थ जो होगी वो एच क्रॉस बाय डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे एग्जिस्ट करेगी रादर देन ए पर्टिकुलर सिंगल लाइन स्पाइक।
सो सिंस द लाइफ टाइम इज द इनवर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो लाइफ टाइम जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का इनवर्स होता है फॉर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर द डिके लैम्डा। दिस लीड्स टू, जो आपकी विड्थ होगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिके कांस्टेंट। जितना डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो विड्थ डिफाइन हो जाएगी। इफ द विड्थ्स आर लेस then the energy difference between the successive states, the cross section as a function of the incident looks something like B। मतलब कि अगर आपके पास, इस मैं इसको समझा देता हूँ, अगर आपके पास सपोज करिए कंपाउंड न्यूक्लियस के आपके पास लेवल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन है, अगर आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस है वेट्स आर लेस, मतलब कि अगर आपके पास जो डेल्टा ई है इट इज फार लेस देन एज कंपेयर टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी लेवल्स। मतलब आपके पास जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के बीच में डिफरेंस है इट इज लार्जर एज कंपेयर टू दी विड्थ ऑफ द लेवल। मतलब जो एनर्जी फाइंड आउट करने का जो आपका डेल्टा ई है, दैट एक लेवल की जो एनर्जी का डेल्टा ई है, इट शुड नॉट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस। मतलब ये मर्ज नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि अब वो कंफ्यूज ही कर दे, जो मर्ज ही कर दे दोनों लेवल्स को। So the energy difference between the two levels it should be larger as compared to the width। or you can simply say, जो आपके पास ये फिगर है मैं लास्ट दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ये वाला एनर्जी है, इसकी एनर्जी का जो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, दैट इज यू कैन सी डेल्टा ई, इट शुड बी लार्जर एज कंपेयर टू विड्थ। अगर ये दोनों की विड्थ ज्यादा होगी, ये वाली विड्थ ज्यादा होगी, तो इसके उसमें क्या हो जाएगा, दोनों विड्थ एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगी एंड अल्टीमेटली आपके पास कन्वोल्यूशन से एग्जिस्ट करेगी, दोनों का मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा रादर देन अ सिंपल लीनियर स्टेट। तो आपके पास कभी भी ऐसा स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उनका कन्वोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा यहाँ पे। So if the weights are less than the energy difference, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन एज ए फंक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी would look like this। if the weights are much larger than the energy difference, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, अगर weights larger हो गई एनर्जी डिफरेंस, मतलब लेवल्स का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया, यहाँ पे आपके पास एनर्जी डिफाइन ही नहीं है प्रॉपर, तो उस केस में आपके पास एक सिंपल सी कॉन्टिन्यूस कर्व यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। मतलब आप इसको रेजोनेंस स्टेट नहीं बोल सकते, इसकी फाइनाइट विड्थ नहीं होगी, या आपकी विड्थ ही बहुत ज्यादा होगी, उस केस में आपके पास पीक पोजीशन ही नहीं पता लगेगी कौन सा एनर्जी लेवल है कौन सा नहीं, आपके पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से एग्जिस्ट करेगी अगर आपके पास लेवल विड्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइफ टाइम बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया तो। ठीक है जी। सो व्हेन ए न्यूक्लियस कैन डिके इन डिफरेंट, उसके बाद चलते हैं, व्हेन ए न्यूक्लियस कैन डिके इन डिफरेंट वेज, ए पार्शियल विड्थ इज डिफाइंड फॉर ईच टाइप ऑफ डिके। मतलब अगर आपके पास, मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल को अगर टारगेट के ऊपर शूट करेंगे तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि आपके पास न्यूट्रॉन मिशन होगा, प्रोटॉन मिशन होगा या अल्फा मिशन होगा, या आपके पास ब्रेकअप ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा। तो देयर विल बी ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, यू कैन से डिफरेंट वेज में आपके पास पार्शियल विड्थ होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच चैनल। इसको हम चैनल बोलते हैं, प्रोटॉन चैनल, अल्फा चैनल, न्यूट्रॉन चैनल, सबके लिए अपनी फाइनाइट विड्थ यहाँ पे हो जानी होगी। where lambda is the probability per second for the decay I। तो ये यहाँ पे आपके पास विड्थ दे रखी है h क्रॉस लैम्डा के रिगार्डिंग। सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर द डिके इज गिवन बाय लैम्डा, जो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी होगी उस सम का सम होता है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, जो टोटल डिके विड्थ होगी दैट हैज टू बी द फाइनाइट सम ऑफ द ऑल द विड्थ्स। मतलब प्रोटॉन चैनल, न्यूट्रॉन चैनल, अल्फा चैनल, ब्रेकअप चैनल, सबका सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल विड्थ यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो न्यूट्रॉन चैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप फाइंड आउट करेंगे, इट इज क्वाइट कॉमन टू स्पीक ऑफ द डिके रेट्स इन टर्म्स ऑफ द वेट्स सिंस दे आर सो सिंपली रिलेटेड बाय द इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन जो हमने लिखी हुई है 11 वाली, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ इनको रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द पार्शियल विड्थ फॉर द L इज इक्वल टू 0 न्यूट्रॉन इमिशन इज रेडिली कैलकुलेटेड फ्रॉम वेरियस इक्वेशंस एज गिवन बाय दिस वन। तो अगर आपके पास मास नंबर पता है, एनर्जी पता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी न्यूट्रॉन की डिके विड्थ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। We now use this to investigate the relationship between lambda and capital D to see whether it is true or in some cases or not। तो इस सारे का सारा रिलेशन आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आप कम एनर्जी का न्यूट्रॉन 0.1 MeV का न्यूट्रॉन है, इट इज शूटिंग ऑन द आयरन 56, उस केस में कैलकुलेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, पेनिट्रेशन बैरियर, सबके कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी इंटरेक्शन अवेलेबल होगी, या न्यूट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो कौन सी ऑर्बिटल में करेगा या कौन सी ऑर्बिटल में नहीं करेगा। अगर कम एनर्जी का न्यूट्रॉन होगा तो वो आपके पास
रादर देन सरफेस लोअर ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा। इट मे बी एल इज इक्वल टू जीरो ऑर्बिटल एंड उसकी एल इज इक्वल टू जीरो हो गया तो एस इज इक्वल टू वन हाफ है, तो वन हाफ प्लस स्टेट आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस की बन जाएगी। तो दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू अलाउ द कंपाउंड न्यूक्लियस टू डिके बाय द एमिशन इन एनी वे बट बैक टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन 56। अगर आपके पास एनर्जी कम है तो एनर्जी कम होने की वजह से कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा नहीं होगी। अगर एनर्जी ज्यादा नहीं है उस केस में हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड न्यूक्लियस आपके चैनल नहीं बनाएगा, रादर देन वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में ही आ जाएगा एंड इट विल बी जस्ट लीडिंग टू अ इंट्रैक्शन, जिसको हम स्कैटरिंग फिनोमेना बोलते हैं। न्यूट्रॉन जो है एज सच बाहर निकल जाएगा विद इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है जी। सो रिड्यूस्ड विड्थ जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वो कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी सारे का सारा पार्ट हम यहाँ पे एज सच छोड़ रहे हैं इसको। तो यहाँ पे लैम्डा फार फार लेस देन डी है या फिर लैम्डा फार फार ग्रेटर देन डी है, उसके रिगार्डिंग आपके पास विड्थ डिफाइन हो जाएगी। जो मैंने ग्राफ दिखाया है वो प्रॉपर्ली आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस इन दी रेजोनेंस रीजन कौन कौन सी होंगी? सो इन दी रेजोनेंस रीजन जो हमने देखा है कि जिसमें हम आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी जो है वो सफिशिएंट है सो एज टू एक्साइट द कंपाउंड न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स, मतलब न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में भेज सकता है वो। सो उसके रेंज में क्या होगा, इसमें रेजोनेंस रीजन बन जाता है। सो इट वी जनरली मस्ट कंसीडर मोर देन वन बट नॉट मोर देन अ फ्यू टाइप्स ऑफ कंपाउंड डिके ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। तो इसमें हम ओनली पर्टिकुलर चैनल ले सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हम, ज्यादा कंफ्यूजिंग जिसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे ओनली फ्यू ऑफ द चैनल यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं। For example, in neutron-induced reactions, the compound nucleus might be able to decay to the ground state by the न्यूट्रॉन मिशन। तो इसमें लिखा हुआ है पहले कि हम न्यूट्रॉन मिशन को फॉलो करते हैं और इट मे बी डिकेइंग बाय द प्रोटॉन मिशन, इट मे डिके बाय द गामा मिशन और इट मे बाय डिके बाय द अल्फा मिशन। सबके सब चैनल आपके पास अवेलेबल होंगे। इनमें से कोई भी चैनल है उसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, तो सबकी डिके विड्थ जो है जो टोटल रिएक्शन विड्थ है दैट हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द वेरियस रिएक्शन पार्शियल रिएक्शंस, और यू कैन रीराइट इन दिस फॉर्म। जो आपके पास टोटल विड्थ है दैट हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एन प्लस कैपिटल लैम्डा ऑफ आर। तो आपके पास ये एन क्या है, ये रिएक्शन हो गया, न्यूट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग स्कैटरिंग हो गई प्लस ये आपके पास रिएक्शन हो गया। तो टोटल विड्थ जो होगी एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन की वजह से वहां पे आपके पास स्कैटरिंग भी होगी, वहां पे आपके पास रिएक्शन भी आएगा। तो ये आपका जो एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 15-20 पेज लगे हैं बेटा। ठीक है, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा ये चीज। तो आपके नोट्स में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है इसके रिगार्डिंग। ठीक है बेटा, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे बेटा। फिलहाल की घड़ी आप इस चीज को आज डाइजेस्ट कर लीजिए, कल हम ये वाला ब्रीड बिगिनर वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा से थर्ड यूनिट का वो कवर हो जाएगा ब्रीड बिगिनर का। ठीक है जी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए। तो कल तक आप मुझे मैं आज आपको नोट्स भेज दूंगा। अगर कल तक किसी को कोई डाउट होता है कोहन की बुक से तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है जी। सो आपके नोट्स जो है आज मैं अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब वाले लेक्चर भी पेंडिंग है एक, तो वो अपलोड करने वाले हैं, वो भी मैं कर दूंगा।